अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील खान। लीगल इश्यूज़ पर हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन के हवाले से। आज ये प्रोग्राम का टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक वकील साहब होते हैं और वकील सिर्फ किसी एक चीज़ के नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे वो बात करते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में, आपको पता है कि कोर्ट के अंदर कोर्ट मैटर होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के केसेस आते हैं। तो आज हम जिस मैटर पे बात करने जा रहे हैं वो है फैमिली मैटर। तो फैमिली मैटर के हवाले से हम एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नासिर अली खान साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूज़ भी माशाल्लाह अभी शुरू हो चुके हैं, हमारे व्यूवर भी बड़े खुश हो रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना बहुत कीमती वक्त हमें देते हैं, और यकीन जाने इस वक्त वैसे भी बड़ा मुश्किल हो गया कुछ टाइम देना। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी एफर्ट है कि कम से कम हमारे व्यूवर्स के लिए एक अच्छी चीज़ घर में बैठ के वो देख सकते हैं। नासिर भाई, अब अगर हम बात करते हैं फैमिली मैटर की, तो फैमिली मैटर पे अगर हम बात करते हैं खुला की, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये खुला और तलाक क्या होती है, इसमें क्या फ़र्क है? शकील खान साहब, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम का आगाज़। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया, और ये टॉपिक इंटायरली बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमारे टॉपिक से इससे पहले डिस्कस हुए हैं, और बड़ा अच्छा आपने किया। उसकी वजह यह है कि माशरे के अंदर, हमारा जो माशरा है इसके अंदर अदम बर्दाश्त, कम बर्दाश्त होने की वजह से जो टाइम गुजर रहा है, तो ये जो फैमिली के इश्यूज़ हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं। अदालतों के अंदर हम देखते हैं कि एक रश लगा हुआ है, और उस रश के अंदर एक बहुत बड़ी और कसीर तादाद जो है वो रिश्ता अज़दवाज से जो है ना वाबस्ता इशूज़ हैं। और रिश्ता अज़दवाज से जो वाबस्ता इशूज़ हैं उसके अंदर सिर्फ यही नहीं शामिल कि तलाक और खुला के मैटर्स, बल्कि उसके अंदर ये भी शामिल है कि बच्चों की हिज़ानत के इशूज़, बच्चों की किफ़ालत के इशूज़ जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। इसके अलावा उन बच्चों के जो मेंटेनेंस है, उन बच्चों का जो अखराजात हैं वो अदालत के थ्रू और अदरवाइज़ आपस में सेटल हो जाना एक बहुत बड़ा, और इससे बढ़कर ये कि न सिर्फ दो लोगों और सिर्फ एक फैमिली, मतलब एक बच्चों, वालिद और वालिदा के दरमियान, बल्कि रिश्ता अज़दवाज जब डिस्टर्ब होता है तो दो ख़ानदानों के दरमियान ये डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, और हालात इस नए तक आ जाते हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते लोग। लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने देखा, इसमें बुनियादी वजह जो है वो अदम बर्दाश्त है। अदम बर्दाश्त की आगे क्या वजूहत हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं, कि मतलब जो मुफलिसी है वो भी एक वजह है इसकी बहुत बड़ी, और इसके अलावा मालो दौलत का बहुत ज़्यादा हो जाना, मतलब देखें ना, एक कसीर तादाद में कसरत भी किसी चीज़ की जो है वो भी डिस्प्यूट्स पैदा करती है, और किसी चीज़ की बहुत हद से ज़्यादा कमी, बुनियादी ज़रूरियात का ना होना। और इसके अलावा जो तीसरा एलिमेंट है वो लाइल्मी है। कई लोग अपनी कम इल्मी की वजह से भी इन चीज़ों का शिकार होते हैं। तो मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ, कि आपने क्वेश्चन किया कि भाई तलाक और खुला में क्या फ़र्क है। तो खान साहब, तलाक और खुला जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको हम उर्दू में तनसीख निकाह कहते हैं, इसकी दो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, दो मुख्तलिफ सूरतें हैं, कि भाई दोनों में एक रिश्ते में टूटना ही होता है, लेकिन एक जो तलाक है उसमें इनिशिएटिव मर्द की तरफ से होता है, यानी शौहर की तरफ से होता है, और दूसरे में जो इनिशिएटिव है वो बीवी की तरफ से होता है। ठीक है। तो दोनों सूरतों में इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही निकलना होता है। दोनों को प्रोसीजर अलग है, दोनों मुख्तलिफ मामलात हैं। एक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्द को ये पावर दे दी, हालांकि उस पावर को इस्तेमाल करने के ऊपर बहुत सी हदीस भी मौजूद हैं, और अगर हमारी पाकिस्तान की अदालतों की प्रोसीडिंग्स देखें तो उसमें भी अदालतों ने इसको किसी स्टेज के ऊपर मर्द की तलाक को इनकरेज नहीं किया, बल्कि डिस्करेज ही किया। और अगर हदीस भी देखें तो उसके अंदर भी यही है कि ये एक ऐसा इख्तियार है जिसको बहुत सोच समझ कर और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में, इसमें जो है ना हुक्म यही है मोमिन मर्दों के लिए कि भाई आप इसको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस के अंदर, लेकिन एक इख्तियार है, एक पावर है, मर्द के पास मौजूद है, और मर्द ने उसको एक्सरसाइज करना है, उसका एक प्रोसीजर है। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उससे पहले तलाक़ सलासा का कॉन्सेप्ट आम प्रीवेल कर रहा था। तलाक़ सलासा ये थी कि एक सिटिंग के अंदर एक मर्द बीवी को एक ही सिटिंग के अंदर 3 तलाक़ें अनाउंस कर देता था, और वो ऑन दी स्पॉट जो है ना उस रिश्ते को डिसॉल्व कर देता था। लेकिन इसको एक अच्छा व्यू लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून की तशरीह करते हुए, और इस्लामिक लॉ की तशरीह की, और उसमें जो मर्द हैं उनको पाबंद किया कि आप बजाय इसके कि एक सिटिंग में 3 तलाक़ें
آپ طلاق اول کا نوٹس دیں اور اس کو 30 دن کا ٹائم دیں، جیسے شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے، پھر طلاق دوئم کا نوٹس دیں، اس میں 30 دن کا ٹائم دیں اور اس کے بعد طلاق سوئم. مطلب اس میں اب ایک اور آپشن آ گیا، مطلب نئی چیز آ گئی کہ ٹائم پیریڈ بڑھا دیا گیا، سوچنے کا زیادہ ٹائم دے دیا. میننگ دیئر بائی کہ یہ ٹائم پیریڈ جو ایک شریعہ کا آلریڈی ٹائم پیریڈ تھا، دیکھیں اس کے اندر جو پہلے 3 نوٹسز ایٹ اے ٹائم سرونگ تھی اور اناؤنسمنٹ کے اختیارات تھے، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ اس نے افیکٹو ہونا تھا 90 ڈیز کے بعد. لیکن یہ طلاق سننا ہے، اس کی یہی خوبصورتی ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو اس کو اوائڈ کیا جائے، لیکن طلاق سننا کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے کہ آپ پہلا ایک نوٹس سرو کریں اور اس کے بعد 30 دن کا ٹائم، پھر دوسرا نوٹس سرو کریں، اور اس کے یہ 30 دن کے ٹائم کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پارٹیز رجوع کرنے کے بارے میں سوچ لیں اور اس جو رشتہ کی تنسیخ ہوگی اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ دیکھ لیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ تو جو مرد کی طرف سے ڈائیورس ہے اور مرد کی طرف سے جو لفظ طلاق یوز ہوتا ہے، یہ تنسیخ نکاح طلاق کی صورت میں یہ مرد کی طرف سے اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن اناوائڈیبل سرکمسٹانسز کے اندر وہ اس کو یوز کرے گا. اب دوسرا آپ کا کویسچن تھا طلاق اور خلا میں ڈفرنس کیا ہے. طلاق تو یہ ہوئی جو مرد کی طرف سے ہو گئی. خلا وہ ہے جو عورت کی طرف سے انیشیٹو لیا جائے گا اس نکاح کی تنسیخ کرنے کے لیے. ہمارے پاس میں نے چونکہ میرے تقریباً 13 سال اس فیلڈ میں گزر چکے ہیں وکالت کی، اور میں نے ابتدائی جو میرے 4-5 سال تھے اس میں بہت کثرت سے میں نے اپنے علاقوں کے اندر دیکھا کہ خواتین کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ رشتہ خواتین کی طرف سے بھی توڑا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے ظاہر اس سے زیادہ ورس سچویشن ہوگی کہ لوگوں کی کم علمی تھی، لوگوں کی لا علمی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ جب تک خامند اس کو طلاق نہیں دے گا یہ رشتہ نہیں ٹوٹ پائے گا. تو کئی دفعہ خامند جو مرد حضرات تھے ان کی طرف سے زیادتی ہونے کے باوجود خواتین ایسی تھیں جو گھروں کے اندر سو کہ پرسنلی میں نے ایسے کیسز ڈیل کیے ہوئے ہیں جس میں 3 4 5 سال سے خاتون ایک گھر میں صرف اس وجہ سے اپنے ماں باپ کے پاس اور اس رشتے کو وہ توڑوانے کے لیے انیشیٹو عدالت رجوع نہ کر سکی کہ ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ جو رشتہ ہے ازدواج یہ صرف مرد کی طرف سے ہی توڑا جا سکتا ہے. اور انہوں نے جب ہمارے دفتر رجوع کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو یہ ہے کہ ہمیں صرف یہی ہے کہ یہ چونکہ وہ نہیں اس کو تنسیخ کر پا رہے تو ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے. حالانکہ ایسے نہیں ہیں. دین اسلام بہت خوبصورت ہے. دین اسلام نے کچھ اسپیسیفک حالات کے اندر خواتین کو بھی اختیار دیا ہوا ہے اور اس میں سرٹن کنڈیشنز ہیں. سرٹن کنڈیشنز کیا ہے کہ ایک مدت مقرر ہے، ایک میعاد دی گئی ہے کہ بھئی آپ کا مرد آپ کا خامند لاپتہ ہو گیا، ایک میعاد دی گئی ہے کہ اس کو 5 سال کے لیے قید یا 7 سال کے لیے اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا، ایک میعاد دے دی گئی کہ بھئی اس نے اپنی بیوی کے اوپر بدچلنی کا الزام لگایا بغیر کسی گواہوں کے اور جھوٹا الزام لگایا. ایک ایسا معیار موجود ہے کہ وہ خرچہ نان نفقہ نہیں دیتا، اور یہ جو بیوی ہے وہ اس نیچ پر پہنچ گئی ہے اور حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ اس کے لیے اب یہ اسٹیبلش کر پانا ایک یقینی طور پہ آسان ہو گیا کہ بھئی میں اس خامد کے ساتھ زندگی ودن دی باؤنڈریز ودن دی لمٹس آف اسلام، جو کہ میاں اور بیوی کے ازدواجی زندگی کی لمٹس ہوتی ہیں، میں اس میں نہیں رہنا چاہتی یا رہنا ممکن نہیں رہا. تو اس صورت کے اندر اب بیوی کی طرف سے انیشیٹو لیا جائے گا، اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ اس کے سول اختیارات موجود نہیں ہیں اس بیوی کے پاس. اس کی سول اختیارات کی پاور جیسے مرد کو طلاق کی پاور دے دی گئی، اسے امپاور کر دیا گیا، تو دین اسلام نے اور دین شریعہ نے اس کو عورت کو یہاں پہ با اختیار نہیں کیا. یہ کنڈیشنز کے اندر اس کو کہا کہ اگر آپ یہ کنڈیشنز سمجھتی ہیں پوری ہو چکی ہیں اور آپ کے لیے ممکن نہیں رہا تو آپ پھر قاضی مثلا جج صاحب سے عدالت سے رجوع کریں گی اور آپ بطور گواہ وہاں پہ پیش ہوں گی، اپنی وٹنس دیں گی، آن اوتھ یہ بات کریں گی کہ میرا الزام بالکل سچ ہے، اور اس کو آپ پروف کر پائیں گی. تو پھر عدالت حضور اس رشتے کو ختم کرنے کی باقاعدہ جو ڈیزولوشن آف میرج ہے اپون پرنسپلز آف خلا اس کی ڈگری پاس کرے گی. تو اس میں نٹ شیل یہ کہ طلاق ایسی تنسیخ ہے جس کا انیشیٹو مرد کی طرف سے اور اس کو اختیار ہوتا ہے اس چیز کا، اور خلا ایسی ڈیزولوشن آف میرجز جس کا اختیار کنڈیشنل ہوتا ہے ایک وائف کو کہ وہ عدالت رجوع کرے، اپنا کلیم اسٹیبلش کر پائے جو سرٹن کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں، اور وہ اسپیسیفک ایک گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ رجوع کرتی ہیں. اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری کر پاتی ہے تو عدالتی ڈگری. ایک چیز میں ان دونوں پروسیڈنگز میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کے اندر جو ڈائیورس کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کا اجرا کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے متعلقہ دفتر، آفس آف دی یونین کونسل. جو یونین کونسل کا دفتر ہوتا ہے، اگر مرد بھی طلاق دے اس رشتے کی تنسیخ کرے تو اس نے یہ نوٹسز ایٹ اے ٹائم اپنی وائف کو اور ایٹ اے ٹائم متعلقہ یونین کونسل کو انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا پروسیجر جو ہے وہ پورا پارا ٹاپک ہے، اگر ہمیں کوئی موقع ملا تو اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر خلا کی صورت میں عدالتی ڈگری بھی ہے تو وہ ڈگری کے اوپر بھی جو افیکٹو طلاق کا جو سرٹیفکیٹ ہے، طلاق مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ، وہ یونین کونسل سے ہی جاری ہوگا، اور اس سے پہلے یونین کونسل نے ایک پروسیڈنگ کنڈکٹ کرنا ہوتی ہے جس کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملا
तो उस प्रोसीडिंग को भी तफसील में हम, तो ये इसका जो डिफरेंस था तलाक का और खुला का। अच्छा नासिर खान, हम इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, एक सेकंड पार्ट भी इसका बनाएंगे, इसमें भी हम बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से एक बात कर रहा हूँ कि यानी हर बंदे की अपनी नॉलेज होती है, उसको अब सोच रहा होता है। जैसे आजकल के हालात बने हैं तो ज़्यादातर जो खुला के मामला हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इफ़ेक्ट इस वक्त जो है ना वो फ़ीमेल को ज़्यादा है, क्योंकि वो फेस कर रही थी सारे मामलात को। सपोज़ अभी मर्द घर से बाहर जाता है, उसका काम सेट नहीं हो पाता, फाइनेंशियली तौर पे कहीं और मामलात होते हैं, या उसको कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी सूरत में उसका जो घर होता है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो अपना फैमिली जो सिस्टम है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस बिना पे जो फीमेल होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो जैसे आपने कहा कि बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है, ये बात सही है। तो इसमें ज़्यादा जो चांसेस होते हैं जो तलाक के होते हैं, जो सॉरी खुला के जो होते हैं, तो वो इस वक्त जो है मेरे ख्याल से कि वो फीमेल की तरफ से ज़्यादा है। अच्छा, इस सूरत में एक और चीज़ भी है कि अगर बच्चे हों तो फिर क्या मतलब किस तरीके से मर्द के लिए या फीमेल के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता ना इसमें। तो उस सूरत में वो क्या करें? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया खान साहब। मैं आपको एक अर्ज करूं इसके अंदर कि जो अदम बर्दाश्त का पहलू हमने नाज़रीन के सामने रखा, वो अदम बर्दाश्त सिर्फ ख़वातीन की तरफ से नहीं है, ये अदम बर्दाश्त दोनों स्पाउसेस की तरफ से देखने में आती है। और उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका काम का ना होना भी है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। मतलब मैंने अर्ज़ की कि मुफलिसी भी उसकी वजह बनती है, बहुत चीज़ों की कसरत हो जाना भी उसकी वजह बनती है। कई जगह कंप्लेंट ये सुनने में आती है जी कि मेरी बीवी जो है ना घर में फला चीज़ का सही ख्याल नहीं करती, मुझे ये कंप्लेंट रहती है। और जो ख़वातीन होती है उनकी तरफ से ये सुनने में आता है जी कि ये अखराजात नहीं पूरे कर पाते, बच्चों का खर्चा नहीं देते। तो अदम बर्दाश्त दोनों तरफ से है। और हमने इसका एक बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन निकाला कि हमारे लॉ ऑफिस मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर लोगों ने जब रुजू किया, रिगार्डलेस के ख़वातीन ने किया या मर्द हज़रात ने किया, तो हमने जो अपोनेंट पार्टी थी उसको एक लीगल नोटिस भेज दिया कि आप देखिए जी कि ये बड़ा हसास रिश्ता है, बजाय इसके ये कोर्ट ऑफ लॉ जाए और वहाँ पे नाम पुकारे जाएँ डिफरेंट पार्टीज़ के और आपका तनाज़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए। तो इसकी अससियत को समझते हुए हम आपको लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं कि आपके अगर पास कोई ऐसा सोल्यूशन आपको लग रहा है कि बैठकर इस मसले का हल निकल सकता है, तो हम आपको दावत देते हैं और बीइंग आर्बिट्रेटर हम उसमें बैठ जाएंगे। और ये बाकायदा एक कानून के अंदर एक जस्टिफाइबल और रिकग्नाइज्ड एक्सरसाइज है, उसमें आप बैठ के आप यहाँ पे आएँ, अपने कंसर्न शो करें। आप किसी रिजॉल्व पे पहुंचते तो हम एग्रीमेंट लिख लेते हैं और दोनों की ये शराइत जायज़ शराइत मनवा कर और आप आपस में निभा करने बजाय इसके आप अदालत जाएं। ये एक हमने इसका रिजल्ट निकाला और इसके बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे इसके असरात निकले। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिन लोगों ने आपस में बैठकर इश्यूज हल कर लिए। और इसका ये जो रिश्ता इज़्दवाज, इसकी खूबसूरती भी ये है कि डिफरेंसेस आ सकते हैं। बीइंग इंसान, देखे ना, इंसान जब डिफरेंस ना हो तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि एक जगह पे आप रह रहे हैं और आपका डिफरेंस ना हो। डिफरेंस तो दो दोस्तों में आ सकता है, दो भाइयों में आ सकता है, वालिद वालदा में आ सकता है, बच्चों में आ सकता है, ऐसी मियां बीवी में भी आ सकता है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता जो इन चीज़ों से पाक हो। जब डिफरेंस आता है तो खूबसूरती ये है कि आप इसका अल्टीमेट और अच्छा और पुरअमन हल, जो कि कम से कम लोगों के सामने इसकी तशहीर हो और कम से कम वक्त के अंदर इसका एमिकेबल रिजॉल्व ऐसा निकला है जिसका। दूसरी बात अब आपके क्वेश्चन की तरफ कि देखें, इसमें याद रखें कि इसका इफेक्ट दोनों मियाँ और बीवी यानी दोनों स्पाउसेस के ऊपर तो होता ही होता है, लेकिन दो चीज़ें इसमें ऐसी एडवर्सली इफेक्ट हो रही होती हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। एक, दोनों ख़ानदान, क्योंकि जब शादी होती है तो दोनों खानदानों का आपस में रिश्ता जुड़ता है, सिर्फ दो लोगों का नहीं जुड़ता। ये सिर्फ हमारे मशरिक में आप कह सकते हैं। जी एग्जैक्टली, हमारे मशरिक में, और बल्कि जो हमारा ये छछ का इलाका है और डिस्ट्रिक्ट अटक का इलाका है, यहाँ पे तो ये है कि कम अज कम 40-50 घर एक तरफ से दूसरे 40-50 घरों के साथ अपना रिश्ता डाल रहे होते हैं। और जब रिश्ता जुड़ जाता है तो ज़ाहिर है जब वो टूटेगा तो तमाम के तमाम रिलेशंस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ऐसे ही याद रखें कि जो बच्चे हैं, बच्चों को बाप की शफकत से महरूम कर देंगे तो सारी जिंदगी वो एक अच्छे बच्चे और अच्छा फ्यूचर नहीं पा सकेंगे, उनके अंदर ये कमी रह जाएगी। और ऐसे ही अगर सारी जिंदगी उनको बाप बहुत ज्यादा मतलब दो माओ जितना वो प्यार उनको दे दे, लेकिन माँ की शफकत जो है वो उनको कभी भी पूरी नहीं करके दे सकता, तो बाप जो है, मर्द हजरात जो है, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि भाई इसकी शफकत, माँ की शफकत मैं कभी भी पूरी नहीं कर सकता। कई वालिदैन आते हैं हमारे पास खवातीन की तरफ से भी और मर्द हजरात की तरफ से भी, और वो जज्बाती होकर कह रहे होते हैं जी कि मैंने तो अपनी जिंदगी जो है ना वो कुर्बान कर दी है और मैंने कभी सोचा भी नहीं है मैं दूसरी शादी और मैं बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की। लेकिन उसके बावजूद प्रैक्टिकली यही है, अदालतें भी इस बात के ऊपर यकजू हैं कि जब दोनों बच्चों को दोनों माँ और बाप का एट अ टाइम इकट्ठा प्यार नहीं मिलेगा तो कोई एक पेरेंट ये कहे कि मैं सिंगल पेरेंट उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी और शफकत को पूरा कर पाऊंगा, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है।
اور اس صورتحال کے اندر اس چیز کو آپ بالکل مد نظر بھی رکھیں, سیریسلی اس کو کنسیڈر کریں, اور اس کو دیکھ کر آپ چھوٹی چھوٹی اناؤں اور چھوٹے چھوٹے اپنے جو آپ کی ضد ہوتی ہے اس کو قربان کریں کہ آپ کے بچے اس نیچ پر پہنچ جائیں گے کہ ان کو یا تو باپ کی شفقت سے محروم رہیں گے یا والدہ کی شفقت سے محروم رہیں گے, عدالتوں کے چکر کھائیں گے. اور ان بچوں نے جن پھولوں نے اپنا اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ اداروں میں جا کے اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا تھا, اپنا فیوچر انہوں نے روشن کرنا تھا, ان بچوں کو اپنی ضد اور اپنی انا کی بھیٹ آپ نہ چڑھائیں. بہت شکریہ ناصر علی خان آپ کا. اور یہ اس کا مزید اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.